क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर वाला काम पूरा हो गया था। लास्ट थिंग वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। नाउ द सेकंड पार्ट व्हिच इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ माइनर थिंग ऑफ बेंजीन बिकॉज unlike alkane, alkene and alkyne where we deal with the whole homologous series, जब हम alkane, alkene, alkyne कर रहे थे और वहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते थे तो वो सिर्फ एक मेंबर के नहीं होते थे, पूरी होमोलोगस सीरीज के होते थे। इथाइन बनाना है तो सिर्फ इथाइन नहीं, हमें ये भी बताओ प्रोपाइन कैसे बनेगा, ब्यूटाइन कैसे बनेगा, पेंटाइन कैसे बनेगा। यहाँ सहूलत ये है कि बेंजीन एक इंडिविजुअल कंपाउंड का नाम है, किसी होमोलोगस सीरीज का नाम नहीं है। So when I say methods of preparation of benzene, it means only benzene. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही इक्वेशन होगी, कोई जनरल इक्वेशन और एग्जांपल्स नहीं होंगी और सीधा सीधा बताया जाएगा हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजीन। इसलिए आसान और छोटा टॉपिक होगा और इम्तिहान में फिर इसीलिए उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो टोटल 6 तरीके हैं बेंजीन को बनाने के, समझो 6 इक्वेशंस, और ओकेजनली इम्तिहान में इनमें से कोई भी एक या दो तरीके 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाए, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आइए बात का आगाज करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहले 2 तरीके टेक्निकली सेम है, लेकिन बहरहाल हम नंबर अलग अलग लगा देंगे, आपको भी अंदाजा होगा हाउ दे आर सिमिलर। बेंजीन बनाने का सबसे पहला और मशहूर तरीका है पेट्रोलियम से। अगर हमें याद आए तो पेट्रोलियम वाज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन लिक्विड फॉर्म, और हम जब उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अलग होती थी, जिसमें से एक होती थी गैसोलीन या पेट्रोल, जिसके लिए कहा गया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन हो, वो मिक्सचर कहलाता है पेट्रोल। फिर ये भी कहा गया कि उस मिक्सचर में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। जो ब्रांच चेन होते हैं वो ज्यादा अच्छा फ्यूल है और नॉकिंग नहीं करते, स्ट्रेट चेन वाले नॉकिंग करते हैं, इसलिए हम उन्हें रीफॉर्म करके ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। सारी कहानी ध्यान में हो। तो वो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें या तो रीफॉर्म करते हैं और ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बेंजीन। इसका मतलब है बेंजीन बनाने में ऐसे हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं जिनमें कम से कम 6 कार्बन हो। तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं 6 to onward, और वो स्ट्रेट चेन हो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसका सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स पेट्रोलियम ही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम पेट्रोलियम। अलबत्ता हम ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनता है, फिर हेप्टेन से कैसे बनता है। जब हम हेक्सेन और हेप्टेन दोनों से बता देंगे तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि ऑक्टेन से कैसे बनता है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहला तरीका है फ्रॉम एन हेक्सेन, और मैंने एक स्टेप ज्यादा करके ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया कि ये एन हेक्सेन का सोर्स है बेसिकली पेट्रोलियम। ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी हमें याद है कॉमन नेमिंग में अगर हमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का नाम लिखना हो तो हम नाम से पहले ये स्मॉल एन बना देते हैं, विच इज फॉर नॉर्मल। तो इससे ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कि ये जो हेक्सेन है ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन IUPAC वालों का कहना है आप सिर्फ हेक्सेन लिखें तो भी यही मतलब है। तो इसका मतलब है सिर्फ हेक्सेन लिखें तो ये IUPAC नेम है, एन हेक्सेन लिखें तो ये कॉमन नेम है, दोनों का मतलब है स्ट्रेट चेन हेक्सेन। ठीक है,
ओके, अब गौर से देखिएगा जरा, मेरे पास एक ओपन चेन या स्ट्रेट चेन हेक्सेन है, मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज एन हेक्सेन और ओनली हेक्सेन, सही है, बजाय 6 के 6 कार्बन सीधी लाइन में लिखने के ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब हम इस हेक्सेन को 480 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, 150 से 300 psi प्रेशर दें, psi फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में प्रेशर का यूनिट है। अब ये वैल्यू आपको याद हो जाती है और आप लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे याद थी, मैं लिख दी, लेकिन ये ना समझा जाए कि ये वैल्यू बहुत जरूरी है लिखना। ये वही है साहब जो शुरू से कहता आ रहा हूं कि आप सिर्फ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिख दें वो भी चलेगा, यानी इन वैल्यूज की कोई खास अहमियत नहीं है कि लिखना बड़ा जरूरी है। कुछ रिएक्शंस में अहमियत होती है, वो जब आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे, अभी नहीं आए। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा जा सकता है और प्रिसाइसली याद रख सकते हैं गलती के बगैर, अच्छी बात है लिख दें भाई, लेकिन कैटेलिस्ट लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ कैटेलिस्ट का के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अलबत्ता यहाँ वेनेडियम के साथ साथ क्रोमियम और मॉलीब्डिनम, दो और ट्रांजिशन मेटल हैं, उनका ऑक्साइड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये अपने लिए याद रख लें, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम और मॉलीब्डिनम, लेकिन सबसे बेहतर बहरहाल जो था वो हमने लिख दिया। ये कंडीशन हो गई पूरी। अब इन कंडीशंस पर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर और ये कैटेलिस्ट, इस पर हेक्सेन जो है चार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके बेंजीन बन जाता है। हम कहते हैं दिस प्रोसेस involves dehydrogenation, cyclization, isomerization। इक्वेशन देखकर ही हर बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि क्या जादू हो गया, मतलब कहाँ ये कंपाउंड एकदम से क्या डिजाइन बन गया, ठीक है ना। तो चूंकि डे वन से कह रहा हूं, जहां साइक्लिक कंपाउंड आए नॉमेनक्लेचर पढ़ते वक्त भी, तो मैंने खास तौर पर कहा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर फॉर्मूले के तौर पर लिखने के बजाय ये लाइनों के जरिए लिखते हैं, कंडेंस जो उसका शॉर्ट फॉर्मूला है। और जाहिर सी बात है, जिंदगी में पहली दफा ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, अभी हमारी आंखें वो CH2 को इतना यूज टू नहीं हुई, एकदम से लाइनें भी आ जाएं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, यकीनन होती है। इसलिए ये मुश्किल अब बेंजीन वाले काम में होगी। तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखेंगे, हमें लिखना सिंबल्स की मदद से ही है ताकि आसानी रहे, लेकिन हर दफा समझाएंगे, पहली दफा तो समझाना पड़ेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी। तो इसी तरह अब जरूरत इस बात की है कि इस बात को एक्सप्लेन किया जाए कि एक हेक्सेन इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि इस एक रिएक्शन में 3 प्रोसेस हुए हैं। डिहाइड्रोजनेशन, जिसका मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो तो नजर आ रहा है, आपने बेंजीन में से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एलिमिनेट किए, तो ये डिहाइड्रोजनेशन हो गई। साइक्लाइजेशन, किसी ओपन चेन कंपाउंड का साइक्लिक में कन्वर्ट होना, साइक्लाइजेशन, वो भी नजर आ रहा है, हेक्सेन ओपन चेन था, साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा और सबसे अहम है आइसोमेराइजेशन। ये क्या है ये भी नहीं पता, और ये कहाँ हो रहा है ये भी नजर नहीं आ रहा, तो ये हिडन प्रोसेस है। पहली बात, आइसोमेराइजेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए।
तो यहाँ कौन सा आइसोमर किस आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। तो हम इस रिएक्शन को थोड़ी डिटेल में देखते हैं, सब दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अभी नजर नहीं आ रहा, बाकी दोनों तो नजर आ रही हैं चीजें। तो ये सब काम dehydrogenation, cyclization and then isomerization needs these three conditions: pressure, temperature and a suitable catalyst. अब मैं क्या कह रहा हूं, इम्तिहान में जब आप इक्वेशन ये लिखेंगे, चूंकि ये 1 नंबर की आएगी इसलिए दिस इज इनफ, आप इसी तरह लिख दीजिएगा। हाँ, अभी फिलहाल अपने समझ के लिए हम इसी इक्वेशन को थोड़ी डिटेल में लिखते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि इम्तिहान में भी आप शो मारने के लिए वही डिटेल में लिख दें, या आप डायरेक्ट ये लिखें, मिलेगा एक ही नंबर। जब एक सवाल का 1 नंबर है तो एक ही मिलेगा, चाहे आप उसे डिटेल में लिखें चाहे आप उसे शॉर्ट में लिखें। तो ये मैंने पहले वजाहत कर दी, तो ये आपके अपने ऊपर है। समझने के लिए और मेरे लिए समझाने के लिए ये जरूरी था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये और लगा देता हूं, और अब आपको अलग अलग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्टेप्स में चेंज कर दूंगा, तो अलग अलग बात समझाएंगे कि आखिर इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, ये जो आपने स्ट्रेट चेन बनाया सीधा, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एटम सिग्मा बॉन्ड के गिर्द रोटेट कर सकते हैं, घूम लेते हैं। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में कार्बन के एटम एक दूसरे के ऊपर घूम सकते हैं। अगर 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकती। तो अब ये हेक्सेन में ये कार्बन स्ट्रेट भी हो सकते हैं, और चूंकि सिंगल बॉन्ड के गिर्द एटम घूम लेते हैं तो दे कैन टेक एनी शेप, फ्लेक्सिबल है, कोई भी शेप ले सकते हैं। तो हम प्रेशर देते ही इसीलिए हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन हेक्सेन है इन्हें एक तरह से कंप्रेस किया जाए ताकि ये अपने आप को सुकड़ने की कोशिश करें। तो जब ये आपको अपने आप को ये सुकेड़ेंगे तो कैसे सुकेड़ेंगे, ये देखिएगा आप। तो वन ऑफ द ऑप्शन इज कि कंडेंस होकर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अपने आप को इस ओरिएंटेशन में ले आए कि इसका पहला और आखिरी कार्बन घूमकर एक दूसरे के सामने आ जाए। तो जब आप किसी भी कंपाउंड को प्रेशर देकर इस तरह कंडेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो कई शक्लें बना सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ यही बनाए। ये भी हो सकता है कि वो इस तरह अपने आप को कर्ल करें कि पहला और 5वां कार्बन एक दूसरे के सामने आ जाए, पहला और चौथा आ जाए। सो एनीथिंग इज हैपन, बट दिस इज आल्सो हैपन। तो अगर ये होगा तो पहला स्टेप ये है कि अंडर दीज कंडीशंस, मैं ये दोबारा कोट नहीं कर रहा, ऐसे लिख देता हूं, ये कंडीशंस पर इन दोनों कार्बन्स का एक एक हाइड्रोजन निकलता है, एक H2 बनेगा, और ये दोनों आपस में जुड़कर साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। तो पहले स्टेप में ये हुआ कि ओपन चेन हेक्सेन ने एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करके अपने आप को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर लिया। So this is N-hexane and this becomes cyclohexane. तो साइक्लाइजेशन हो गई और पार्शियली डिहाइड्रोजनेशन भी हो गई कि एक हाइड्रोजन निकल गया। अब हम जब इस कंपाउंड को अभी भी उस टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट कर रहे हैं, तो अब ये साइक्लोहेक्सेन में से मजीद हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 फ्रॉम ईच कार्बन। तो अगर हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो टोटल हो जाएंगे 6 का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और जब हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हर कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बनाएगा फ्रॉम वन साइड, और ये बन जाएगा बेंजीन। This is how it is formed. अब इस तफसील में जाने के बाद भी ईमानदारी की बात है, ये तो नजर आ रहा है कि एक ओपन चेन क्लोज चेन बन गया, ये भी नजर आ रहा है कि दोनों स्टेप्स में हाइड्रोजन निकल रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। लेकिन क्या अभी भी आप में से कोई मुझे बता सकता है आइसोमेराइजेशन कहाँ हुई है? कहाँ कौन सा आइसोमर किसमें कन्वर्ट हुआ है? नो,
क्योंकि अगेन आइसोमेराइजेशन इक्वेशन में नजर नहीं आ रही है, वो दिमाग में नजर आएगी, तो वो तो है ही नहीं। मैंने बताया, मगर आपको समझ भी नहीं आया, सुनाई भी नहीं दिया, मैंने बताया। और अगर आप यूं सोचें क्रिटिकल अंदाज से रिएक्शन के बारे में, तो आपको भी समझ में आएगा। यानी अब जो कुछ मैंने बताया उससे तो ऐसे लग रहा है जैसे एन हेक्सेन को किसी ने पहले से प्रोग्राम कर दिया था, फीडिंग दे दी थी, तो मैं बेंजीन बनाना, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे बता रहे हैं रैंडमली ओपन चेन हेक्सेन है, हम उसे प्रेशर देके कंडेंस कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के सामने आए? नहीं, ये भी हो सकता है फर्स्ट और फिफ्थ एक दूसरे के सामने आए। तो उस सूरत में कौन सा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा? अगर पहला और पांचवा कार्बन आप उससे मिल जाए तो फिर कितने कार्बन वाला रिंग बनेगा? 5। और छठा कार्बन रिंग के बाहर होगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन बनेगा, वो भी तो बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये जरूरी है कि हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकले और इस तरह ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आए? 3 डबल बॉन्ड ही आने, कहीं भी आ जाए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कान में कह दिया था बेंजीन ही बनाओ। तो आंसर है हाँ, हमने उसके कान में कहा था तुम्हें बेंजीन बनाना। क्योंकि इस तरह सोचें कि आपको साइक्लिक रिंग बनाना है और डबल बॉन्ड लाने हैं, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। आप 5 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग भी बना सकते हैं, आप 6 कार्बन वाला बनाकर डबल बॉन्ड कहीं और भी लगवा सकते हैं। मगर फिर मेरा क्वेश्चन होगा, 5 कार्बन से क्या कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? आंसर है नो। क्या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह कहीं और डबल बॉन्ड लगाने से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? आंसर है नो। तो इसका मतलब है जितने भी और ऑप्शंस आपके दिमाग में आए कि सर ऐसे क्यों नहीं हुआ और ऐसे क्यों नहीं हुआ, उन सारे ऑप्शन से एक आम सा डबल बॉन्ड रखने वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, और वो अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। इस प्रोसेस में सिर्फ वही कंपाउंड सरवाइव कर सकता है जो स्टेबल हो, और स्टेबल होगा सिर्फ एरोमेटिक। इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ ये रिएक्शन नहीं हुआ है, बल्कि जब हम हेक्सेन को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो बहुत सारे और कंपाउंड भी बनाता है, और फॉर्मूला C6H6। किसी में 5 कार्बन वाला रिंग होता है, किसी के डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव होते हैं, किसी के डबल बॉन्ड की अलग अलग पोजीशन होती है, मगर चूंकि वो सारे स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं, वो सब बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर वो इक्वेशन तो नहीं दिखा सकता, मैं तो अपने मेन रिएक्शन की इक्वेशन दिखाऊंगा। तो ये जो आइसोमेराइजेशन है, ये साइलेंट पार्ट है हमारे रिएक्शन का, जो दिख नहीं रहा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि जितने भी और आइसोमर आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, टेक्निकली वो सब बनते हैं, और चूंकि वो अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ड्यू टू आइसोमेराइजेशन सारे पॉसिबल आइसोमर अपने आप को सबसे स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बेंजीन है। इसलिए एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सारा हेक्सेन सिर्फ और सिर्फ बेंजीन में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा जितने भी और ऑप्शंस हैं, चूंकि अनस्टेबल हैं, वो बनते हैं, टूटते हैं और दोबारा बेंजीन बना लेते हैं। सिर्फ बेंजीन वो प्रोडक्ट होता है चूंकि एरोमेटिक होने की वजह से इतना स्टेबल है कि ये सर्वाइव करता है। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गई। और अब जब मैं एक और एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये एक्सप्लेनेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 6 कार्बन से बेंजीन बनना कॉमन सेंस भी है। अब मैं आपके सामने 7 कार्बन से बेंजीन बनाऊंगा, तब आप भी एतराज करेंगे बेंजीन क्यों बना, सर ये क्यों नहीं बना। अभी तो खैर इतना नहीं पता चल रहा होगा। हेप्टेन से भी बेंजीन बनवाऊंगा, ऑक्टेन से भी बेंजीन बनवाऊंगा, नॉनेन से भी बेंजीन बनवाऊंगा, तो दिल में ख्याल आएगा ना। 6 कार्बन से बेंजीन बनना तो समझ में आता है, चलो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बन गया, उसका ही भाई था। लेकिन हेप्टेन भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा तो आप कहेंगे ना वो साइक्लोहेप्टेन क्यों नहीं बना, तो कहेंगे ना, अभी तो नहीं कह रहे थे, अब कहेंगे। तो फिर आपको नजर आएगा हाउ स्ट्रॉन्ग दिस प्रोसेस है। सबसे ज्यादा अहम ये हो जाएगा कि बनते सब हैं, लेकिन सरवाइव सिर्फ वो स्ट्रक्चर करता है जो स्टेबल होगा, और स्टेबल सिर्फ एरोमेटिक होगा। डबल बॉन्ड के साथ सिवाय एरोमेटिक के और कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड वाले तमाम कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल होते हैं, सिवाय वो जो एरोमेटिक हो। तो अब ये पहली एग्जांपल हो गई। फिर याद दिला दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, दोनों से एक ही नंबर मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है
कि आप दोनों में से किसको आना दोनों चाहिए। चलो मैंने इसलिए बता दी ताकि समझ भी आ जाए। अब हेक्सेन से अगले एग्जाम्पल पे शिफ्ट होते हैं। प्रोसेस यही है, इसलिए इक्वेशन एक जैसी ही है, बस खिलाड़ी चेंज हो गया हमारा। स्टार्टिंग फ्रॉम एन हेप्टेन, एन हेप्टेन का मतलब है you have 7 carbons in straight chain. Temperature of 480 degree to 550 degree centigrade, pressure of 150 to 300 psi, and catalyst vanadium pentaoxide, all oxides of chromium or molybdenum. फर्स्ट स्टेप, अब हम डायरेक्ट इसी स्टाइल से ही लिख रहे हैं, दो दफा ना लिखना पड़े। तो पहला स्टेप है ये 7 कार्बन वाला बेंजीन हेप्टेन जो है ये अपने आप को इस तरह साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा कि इसका पहला कार्बन छठे कार्बन के साथ मिलकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और 7वां कार्बन रिंग के बाहर होगा। ये बन गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाकर अंडर द सेम कंडीशन मिथाइल बेंजीन बनाएगा। अब दो सवाल है, पहला हेप्टेन से बेंजीन तो नहीं बना, सिर्फ मिथाइल बेंजीन बना, और दूसरा वही बात, अब यहाँ आइसोमेराइजेशन और अच्छी तरह दिखेगी कि जब आपका दिल कहेगा सर इसने साइक्लोहेप्टेन क्यों नहीं बनाया, इसमें भी पहला कार्बन और आखिरी कार्बन मिलते और 7 कार्बन वाला रिंग बनाते जो होता साइक्लोहेप्टेन। तो फिर मेरा वही जवाब है कि यहाँ साइक्लोहेप्टेन बनता है। अब आप बताइए जब मैं साइक्लोहेप्टेन बनाऊंगा उसके बाद 7 कार्बन के रिंग में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड अगर आएंगे तो क्या कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? या नहीं, बल्कि एक आम सा 3 डबल बॉन्ड वाला इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। वो बनेगा जरूर, अनस्टेबल होने की वजह से फौरन खत्म हो जाएगा और अपने आप को किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा जो कि स्टेबल है, यानी कि एरोमेटिक मिथाइल बेंजीन। ये था हमारा पॉइंट कि यहाँ हर तरह के कंपाउंड बनते हैं, जिन जिन की पॉसिबिलिटी है सब बनते हैं, लेकिन चूंकि वो अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को उस आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं जो सबसे स्टेबल है और वो होगा हमेशा एरोमेटिक। तो अब यहाँ मिथाइल बेंजीन बन गया, तो क्या हम इसका ये मतलब लें कि हेक्सेन से बेंजीन बनेगा, हेप्टेन से मिथाइल बेंजीन बनेगा, ऑक्टेन से इथाइल बेंजीन बनेगा? बिल्कुल यही मतलब लेंगे, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक बेंजीन की प्रिपरेशन है, बेंजीन के खानदान वालों की नहीं, इसलिए हम टेक्निकली बेंजीन बनाकर रहेंगे। तो ये सही है कि हेप्टेन से मिथाइल बेंजीन बन गया 2 स्टेप्स में, लेकिन चूंकि मुझे बेंजीन बनाना है तो मैं एक तीसरा स्टेप करूंगा और वो होगा हाउ आई कैन कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन टू बेंजीन। तो वो एक छोटा सा स्टेप ये है कि हम इस मिथाइल को हटाएं और इसे सिर्फ बेंजीन में कन्वर्ट करें। तो वो कैसे होगा? अगर हम इस मिथाइल बेंजीन को रिडक्शन करें हाइड्रोजन की साथ, इसका रिएक्शन करें कि प्रेजेंस ऑफ निकेल
और थोड़ी सी हीट, तो क्या होगा, ये H2 है, इसमें से एक H CH3 के साथ मिलेगा तो वो बन जाएगा CH4 मीथेन, और दूसरा H इस कार्बन के साथ लग जाएगा और इसे बना देगा बेंजीन। इस तरह हेप्टेन से बेंजीन बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स जो करने पड़ेंगे, लेकिन बन जाएगा बेंजीन। अब चूंकि बुक में नहीं है इसलिए हमसे ऑक्टेन पूछेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसे ही अगर हम आपसे कहें ऑक्टेन से बेंजीन बनाइए तो आपका पहला स्टेप होगा कि N-ऑक्टेन से इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर इथाइल साइक्लोहेक्सेन से इथाइल बेंजीन बनेगा, और फिर इथाइल बेंजीन से इथेन और बेंजीन बनेगा। तो इस तरह हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन सबसे बेंजीन बनाया जा सकता है। बट हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल्स थी, हेक्सेन से भी बना दिया और हेप्टेन से भी बना दिया। अब ये 2 मेथड हो गए, हालांकि इन दोनों में जो लॉजिक इस्तेमाल हुई है वो एक सी है, तो हम इसे कंबाइन करके कह देते हैं पेट्रोलियम से बेंजीन बनाने की 2 एग्जांपल्स, और 1, 2 करके हमने से 2 मेथड कर दिए। अब अगले जो मेथड है वो इसकी निस्बत इक्वेशंस के एतबार से बहुत आसान है। इनफैक्ट जो तीसरा तरीका है उसमें तो इक्वेशन ही नहीं है। ये कैसी बात, ये है फ्रॉम कोल। अब इस तरीके की 2 बातें हैं। पहली बात, ये तरीका हमारा पढ़ा हुआ है तो ये रिपीट हो रहा है। दूसरी बात, ये एक फिजिकल सेपरेशन है, केमिकल मेथड नहीं है। याद आएगा आपको जब हमने चैप्टर 6 में नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक पढ़ा था, तो 3 नेचुरल सोर्सेज थे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। जब कोल पर बात आई थी तो कहा था कोल की एक टाइप है जो कहलाती है बाइटुमिनस कोल, सॉफ्ट कोल होता है। हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें हासिल होता है एक लिक्विड गाढ़ा सा कोल तार। फिर उस कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं जिनमें से एक होता है बेंजीन। तो ये तरीका बेसिकली फिजिकल सेपरेशन है। कोल एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ बेंजीन भी मौजूद होता है। हम उस बेंजीन को कोल से अलहदा करते हैं, बना नहीं रहे हैं, बना हुआ मौजूद है, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये सेपरेशन केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसमें सिर्फ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। रिएक्शन तो हो नहीं रहा, ये वही डिस्क्रिप्शन है जैसी हम चैप्टर 6 में भी लिख चुके, बस लिखते जरा इक्वेशन के स्टाइल में है तो लगे जैसे रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी अहमियत इसकी ये है कि सबसे पहले बेंजीन को इसी तरीके से हासिल किया गया था। कीकॉल ने 1840 में इस तरीके से बेंजीन को सेपरेट किया था फ्रॉम कोल। तो ऐसे शो करेंगे, बाइटुमिनस कोल जब इसकी करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो इससे मिलता है कोल तार। फिर जब इसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इससे मिलता है बेंजीन। अब ये हमने इक्वेशन के स्टाइल में लिख दिया, लेकिन दर हकीकत ये सेपरेशन हो रही है, कोई इक्वेशन प्रॉपर नहीं हो रही। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके साथ और मिला देते हैं। तो अमूमन ये पर्टिकुलर तरीका एमसीक्यूज में आता है क्योंकि इसमें रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो उसमें ये डाटा अहम होता है कि अगर आपके पास 1000 kg बाइटुमिनस कोल हो तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें 50 kg कोल तार मिलता है, विच इज 5% ऑफ कोल। और फिर इस 50 kg कोल तार से तकरीबन 1/2 to 1 kg बेंजीन मिलता है। तो फॉर एवरी 1000 kg कोल
हमें तकरीबन 1 to ½ kg बेंजीन हासिल होता है। ऐसी बात है, बाकी सब कोई और कंपाउंड होते हैं। तो एग्जैक्टली यही बात याद रखेंगे। हम ऐसी ही कोई बात आपसे पूछेंगे जिसमें ये जवाब हमारी हेल्प करेगा, और वो अमूमन कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नंबर 4 इज फ्रॉम फिनोल। बेंजीन बनाने का एक तरीका फिनोल से बेंजीन बनाना। फिनोल को तो हम जानते हैं, ऐसा बेंजीन जिसके साथ OH ग्रुप लगा। दिस इज फिनोल। अगर हम फिनोल को जिंक के साथ गरम करें, अब ये जिंक वही है जैसा आपने डीहैलोजिनेशन में यूज किया था, पाउडर फॉर्म, जिसको हम जिंक डस्ट कहते हैं। तो जिंक फिनोल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है जिंक ऑक्साइड, और वो जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन के साथ लग जाएगा, और ये बन गया आपके पास सिंपल बेंजीन। इसलिए आपसे सिंपल सी इक्वेशन है। नंबर 5, इथाइन से बेंजीन बन सकता है। अगर इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनो निकेल कैटेलिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाए तो ये बेंजीन बन जाता है। फिर यही मामला आ गया, यहाँ भी जादू हो गया। इथाइन में कौन सा मंत्र पड़ा कि वो बेंजीन बन गया। तो फिर मैं याद दिला दूं, इम्तिहान के लिए ये इक्वेशन इसी तरह लिखकर एब्सोल्युटली 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब अपने समझने के लिए हम इस रिएक्शन को थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। आपकी मर्जी है, आप वो भी लिख दीजिए, उससे बात समझ में आएगी हुआ क्या है। असल में ये काम हुआ है पॉलीमराइजेशन। बेंजीन इथाइन का पॉलीमर है। अच्छा, लफ्ज पॉली के साथ अमूमन ये कहानी होती है बहुत सारे हजारों के करीब यूनिट्स आपस में जुड़े, सही है बात, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग 2 से ज्यादा यूनिट्स भी जुड़ जाएं तो वो पॉली के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये टेक्निकली ट्राइमर है जिसमें 3 इथाइन आपस में जुड़कर बेंजीन बना रहे हैं। तो ये ट्राइमर है बेंजीन इथाइन का, और साइक्लिक, यानी पॉलीमराइजेशन हमने जितनी पढ़ी उसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर ओपन चेन पॉलीमर बनाते थे। उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये मुमकिन है कि जब हजारों मोनोमर जुड़ते हैं तो पहला और आखिरी अगर मिल गए तो वो साइक्लिक पॉलीमर बना देंगे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसी कोई एग्जाम्पल हमारी आई नहीं। तो ये आ गई जिसमें 3 इथाइन साइक्लिक अंदाज से जुड़कर बेंजीन बनाते हैं, जो एक तरह से साइक्लिक पॉलीमर हो गया। मगर कैसे, आइए जरा ये डिटेल देखते हैं। ऑर्गेनो निकेल कैटेलिस्ट, इसलिए ये नाम इतना बड़ा बनाया है कि ये वो निकेल नहीं है जो हम अब तक हाइड्रोजन के रिएक्शंस में यूज कर रहे थे। वो पाउडर फॉर्म में निकेल है जिसे रैनी निकेल कहते हैं। ये निकेल की बनी हुई ट्यूब होती है।
उस ट्यूब में इथाइन गैस भरी जाती है और उसे तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। वो ट्यूब रेड हॉट हो जाती है और इस गर्मी पर उसमें मौजूद इथाइन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक खास ओरिएंटेशन में एडअप होते हैं और बेंजीन बना देते हैं। तो वो खास ओरिएंटेशन क्या है? ये है इथाइन का एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इस तरह तीनों मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। मैंने तीनों की डायरेक्शन बता दी। अब इसमें हो ये रहा है कि हर एक के ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटकर उसके जरिए ये तीनों यूनिट आपस में जुड़ेंगे। कैटेलिस्ट, ऑर्गेनो निकल कैटेलिस्ट। और अब मैं शो करूं, अगर वहां तो मैंने एरो बना दिए, यहां पूरी काम शो करते हैं। ये दोबारा मैंने वही चीज बनाई। अब मैं वो एक बॉन्ड तोड़ रहा हूं। तीनों के ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो वहां डबल बॉन्ड बचा। अब जो एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, जैसा कि मैंने एरो से शो किया है, उसके नतीजे में हर कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। उस खाली वैलेंसी से वो आपस में जुड़ गए। तो अगर वो आपस में जुड़ गए तो ये क्या बन गया? बेंजीन। तो अब इक्वेशन ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, तो खास फर्क तो फिर भी नहीं पड़ रहा कि बहुत मेहनत तो नहीं लग रही, लेकिन आप जिस तरह चाहें लिखेंगे वो एक नंबर जरूर मिलेगा। तो आफ्टर दैट फर्स्ट टू रिएक्शन, जिसमें डिहाइड्रोजनेशन, साइक्लाइजेशन और आइसोमेराइजेशन हुआ और हमें दो दो तीन तीन स्टेप्स लिखने पड़े, उसके बाद ये तीन प्रोसेस बहुत छोटे छोटे थे। और ऐसी बात है, वो हर दफा तो आपसे इम्तिहान में हेक्सेन से बेंजीन बनाओ, हेक्सेन से बेंजीन बनाओ तो नहीं पूछ सकते ना। 2-3 साल के बाद पूछ लेते हैं, एक नंबर होता है। वरना अमूमन इनमें से कुछ, और ये भी इतना नहीं आता क्योंकि ये रिएक्शन नहीं है। तो अब ये और अब आखिरी जो प्रोसेस है उसकी बात खास ये है कि वो आपने पढ़ा हुआ है तो वो रिपीट होगा। हमने तो आज तक बेंजीन की प्रिपरेशन इससे पहले नहीं पढ़ी थी, तो फिर कैसे रिपीट होगा? देखें आपको याद आ जाए। तो लास्ट मेथड है डीकार्बोऑक्सिलेशन। ये कभी पढ़ा है? किस चीज में पढ़ा है? ये अल्कीन की प्रिपरेशन में पढ़ा है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप कहते हैं अल्कानोइक एसिड है, तो हम उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करके अल्कानोइक में से ओइक निकाल देते हैं, अल्केन बन जाता है। अगर इस तरीके से बेंजीन बनाना है तो नॉर्मल अल्कानोइक एसिड की जगह आप इस्तेमाल करें बेंजोइक एसिड, ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ COOH लगा होता है। तो अगर मैं COOH रिमूव कर दूंगा, पीछे बचेगा बेंजीन। प्रोसेस वही होगा। अगर आपको याद आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते थे और कैटेलिस्ट यूज होता था कैल्शियम ऑक्साइड। सेम वही इक्वेशन, बस नॉर्मल अल्कानोइक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड यूज करेंगे। So here is the process. पहला स्टेप, आपके पास है बेंजोइक एसिड। पहले स्टेप में वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा, और बनाएगा सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट से मैं उसको अगर ऐसे बना दूं, एक दफा फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो ये पूरी चीज सोडियम कार्बोनेट बनाकर अलग हो जाएगी।
और हमें मिलेगा बेंजीन। अब सवाल अगर इस रिएक्शन के मुतालिक आता है तो फिर यही कहूंगा क्वेश्चन बराहे करम पढ़कर जवाब लिखा। तो अगर क्वेश्चन में कहा गया है सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाइए तो सिर्फ सेकेंड इक्वेशन लिखना है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाइए तो फिर दोनों स्टेप्स लिखना है, ठीक है ना। अगर आपसे कहें सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाइए फिर भी आप दोनों स्टेप्स लिख दें तो भी आपको नंबर मिलेंगे। आपकी पहली इक्वेशन आपने फालतू में लिख दी, हमने पूछी नहीं थी, तो ना उसका नंबर मिलेगा ना कटेगा। उसके ये तो नहीं कि नंबर काट लेंगे, नहीं, वो आपने अपना टाइम जाया। तो उससे आपको पेपर के आखिर में ये शिकायत हो सकती है अगर यही रूटीन रखें कि हम हर चीज़ में हर बात लिखना शुरू कर दें जो हमें आती है, ज़्यादा लिख लें, कोई बात नहीं, नंबर भी नहीं कटेगा, तो आखिर में टाइम कट जाएगा। तो फिर आप आके बोल रहे ये पेपर लेंदी था, वो लेंदी नहीं था, हमने अननेसेसरी चीज़ें लिखी। तो इसलिए हमें ये समझ अकल हो कि सवाल पढ़ें, जितनी बात पूछिए सिर्फ उतनी लिखी। तो बहुत क्लियर लैंग्वेज है। अगर वो आपसे कहें प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट तो सोडियम बेंजोएट ये रहा। ये हो गए जनाब तमाम 6 मेथड। सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंजीन प्रिपेयर किया गया। आखिर 4 तरीकों में एक इक्वेशन थी, बल्कि इनफैक्ट एक में तो इक्वेशन थी ही नहीं। पहले 2 तरीके बस ऐसे थे जिसमें हमने 2 या 3 स्टेप्स बना दिए, लेकिन दोनों रिएक्शन सिमिलर स्टाइल के थे। तो इस तरह ये जो टोटल 6 तरीके बने हैं, आप भी समझदार हैं, इसमें कोई वैरायटी या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब हर दफा तो ये सवाल नहीं आ सकता गिव 6 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, और फैक्ट ये है कि आज तक कभी नहीं आया, ये लैंग्वेज कभी भी नहीं आई कि गिव 6 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बल्कि इंडिविजुअली इन 6 में से ज्यादा कोई से भी 2 तरीके रैंडमली पूछ लिया जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम, नीचे ऑप्शन आ गया इथाइन एंड फिनोल, तो आपको याद आ गया इथाइन से कैसे बनेगा। या हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एन-हेक्सेन एंड बेंजोइक एसिड, तो आपने हेक्सेन से बेंजीन बना दिया, बेंजोइक एसिड। तो लाइक दिस, और 1 मार्क फॉर 1 प्रिपरेशन। इससे ज्यादा ना किसी में कोई इंग्लिश लिखनी है, कोई डिटेल है, सब में इक्वेशन ही है, चाहे 1 हो या 2। तो ये माइनर टॉपिक इसलिए कहना आया। अब जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बहुत डिटेल टॉपिक था, उसमें एक हिस्सा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन था, एक हिस्से में एक डिस्कशन थी हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, और एक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। 3 पार्ट्स में था। इसी तरह अब बेंजीन की दूसरी और लेंदी चीज है बेंजीन के रिएक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेंजीन, और उसकी भी डिटेल ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की तरह ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं बेंजीन का असल हब जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो या तो स्ट्रक्चर होता है और या फिर रिएक्शन होते हैं। इन दोनों से हमेशा आएंगे, बीच में कहीं कहीं प्रिपरेशन की कोई चीज डाल दें तो डाल दें। तो अब रिएक्शंस पर बात करते हैं। बेंजीन के रिएक्शंस शुरू से आपसे कह रहे हैं एक ऐसा कंपाउंड है जो स्ट्रक्चर के लिहाज से अनसैचुरेटेड है, प्रॉपर्टी सैचुरेटेड की भी दिखाता है। इसका मतलब है ये सैचुरेटेड बिहेवियर भी रखता है और अनसैचुरेटेड भी रखता है, जबकि सैचुरेटेड इसका डोमिनेटिंग बिहेवियर है। और इसी सरप्राइजिंग इशू की वजह से हमें पता चला कि इसका ताल्लुक एक नई कैटेगरी ऑफ कंपाउंड से है, विच आर कॉल्ड एरोमेटिक। तो अब जब ये बात पता लग गई तो बेंजीन के रिएक्शंस भी इसी अंदाज से डिवाइडेड हैं। बेंजीन अनसैचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन शो करता है, और अनसैचुरेटेड होने की ही वजह से इथीन और इथाइन की तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है। बस फर्क ये हो जाता है कि आम अल्कीन और अल्काइन कैमनोफोर से ऑक्सीडाइज हो जाते थे, एक ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरा स्पेशल एलिमेंट चाहिए, लेकिन है तो ऑक्सीडेशन ही। तो ये दोनों तो वो रिएक्शन है जो बीइंग एन अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग डबल बॉन्ड हम इससे एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो यहाँ तो सिर्फ इक्वेशंस हैं, लेकिन जो रिएक्शन सरप्राइजिंग है वो इसका वो रिएक्शन है जो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड होते हुए भी सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाता है, ये चूंकि एक सबसे जबरदस्त चीज है, तो जब वो रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं।
जो ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक तरह से क्वेश्चन की सूरत में आता है। बाकी रिएक्शंस आते जरूर हैं मगर वही बात है वो 1 नंबर के होते हैं। ये जो मैकेनिज्म के साथ सब्स्टिट्यूशन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अब एक एक करके सब पर बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस सबसे पहला बेंजीन का एडिशन। ये वो रिएक्शन है जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की बहस में भी आ चुके हैं। तो अब प्रॉपर तरीके से इन पर बात कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 रिएक्शंस बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन के डबल बॉन्ड एडिशन करके खुद को सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 चीजों का एडिशन है, एक हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का, और हैलोजन में क्लोरीन। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हमारा मकसद है ये बताना कि हाइड्रोजन बेंजीन के डबल बॉन्ड्स में ऐड होकर उसे सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते वक्त सर्किल वाला बनाने के बजाय डबल बॉन्ड शो करते हैं ताकि पता लगे कैसे एडिशन हो रहा है। तो ये वही रिएक्शन है जिसे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के तीसरे हिस्से में लिखा था आपने। तो अब की दफा कैटलिस्ट निकल हीट करेंगे, हाइड्रोजन के तीनों मॉलिक्यूल बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड्स में ऐड हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो एक सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये रिएक्शन इससे पहले 2 दफा पढ़ा हमने। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में ये कह के पढ़ा कि ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन में 3 हाइड्रोजन ऐड करें तो कितनी हीट निकलनी चाहिए थी। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में भी अनसैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन के अंदर था। दूसरा रिएक्शन है सारे हैलोजेंस के साथ हो सकता है, हम खास तौर पर क्लोरीन की एग्जांपल कोट कर रहे हैं। बेंजीन with 3 double bonds can add 3 molecules of chlorine। और ये बाहरी कहानी भी सुनाई थी मैंने कि क्लोरीन आमतौर पर डबल बॉन्ड में रूम टेम्परेचर पर बहुत तेजी से ऐड हो जाता है, लेकिन बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से क्लोरीन अंडर नॉर्मल कंडीशन सिरे से एडिशन दिखाता ही नहीं है। तो इन ऑर्डर टू ऐड क्लोरीन इन दीज डबल बॉन्ड्स हमें सनलाइट देनी पड़ती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 atm प्रेशर देना पड़ता है। अंडर दीज कंडीशन क्लोरीन एड्स अप, तीनों डबल बॉन्ड खत्म और हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाता है। ये बन गया 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये है रिएक्शन जो बेंजीन के एडिशन रिएक्शन है। इसके नतीजे में बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले भी साइक्लिक था अब भी साइक्लिक है, तो उसका एक कैरेक्टर खत्म हो गया, एक कैरेक्टर अभी भी है। लेकिन अब जो हम उसके दूसरी टाइप के रिएक्शन करेंगे जो कहलाएगा ऑक्सीडेशन,
तो इन रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन अपना साइक्लिक रिंग भी खत्म करता है और अपना एरोमेटिक कैरेक्टर भी लॉस करता है। एक तरह से बेंजीन के का सत्यानाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता बेचारा। ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम यहाँ ये पॉइंट लिखेंगे जो हम स्ट्रक्चर में भी बता चुके। बेंजीन एरोमेटिक होने की वजह से जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनसे आमतौर पर डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड रिएक्शन कर लेते हैं, बेंजीन उनसे रिएक्शन नहीं करता। वो आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, वो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो बेंजीन पर KMnO4 का कोई असर नहीं होता। दूसरा मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो चैप्टर 9 में करते हैं, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7। वो भी KMnO4 की जगह अल्कीन और अल्काइन की ऑक्सीडेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, हमने नहीं किया। तो ये दो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑर्गेनिक में हम इस्तेमाल करते हैं टू ऑक्सीडाइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नॉर्मल जो है वो बेंजीन का या किसी एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए सबसे पहला जुमला ये लिखना है, बेंजीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ordinary oxidizing agents like KMnO4 and A2Cr2O7. KMnO4 is potassium permanganate and K2Cr2O7 is potassium dichromate. It can be oxidized by ओजोन। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है ओजोन। इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन, फिर फॉर्मूला O3। नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, ओजोन O3 होता है। तो बेंजीन ओजोन से रिएक्शन करके बेंजीन का मॉलिक्यूल टूट जाता है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है ओजोनोलाइसिस, ब्रेकिंग विद ओजोन। तो बेंजीन को अगर हम 2 मोल्स ऑफ ओजोन से रिएक्ट करवाएं तो पहले बेंजीन बनाता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसका नाम है ओजोनाइट, और फिर जिंक कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये बनाता है 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या नाम है इस कंपाउंड का जो हमने बनाया? एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, तो ईथ तो आना ही चाहिए। दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इथेन डायल, इथेन डायल। इसे कॉमन नेमिंग में कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अब रिएक्शन भी ऐसा है, जरा सा पैटर्न से हटकर है, तो समझिए तकरीबन हर ऑल्टरनेट एयर में या तो इस लैंग्वेज के साथ के ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन या फिर इस लैंग्वेज के साथ के फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल फ्रॉम बेंजीन पूछा जाएगा, तो ये इक्वेशन लिखेंगे। अब खास बात यह है कि इथेन डायल तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की वजह से अक्सर को याद रह जाएगा,
लेकिन पूरी किताब में गिलाया ऑक्सल का नाम बस यही एक जगह इस्तेमाल हुआ है। ये याद रहे और हम ना भूलें, ये है असल बात। ना सिर्फ ये याद रहे कि ये है क्या, और ये भी याद रहे बनाते। फिर वही बात जो शुरू से कहता आ रहा हूँ, इक्वेशन ऐसे ही लिखनी है। लेकिन अब आपके दिमाग में आया सवाल, इस बेचारे बेंजीन में से ये कैसे निकला? अजीब सी चीज बना दिया आपने। और ये कौन है? ओजोनाइट। तो ये मैंने फिर वही बात आपसे कही, जहां जहां हमें बुक कोई एडवांटेज दे रही है तो हमें उसका फायदा उठाना है। उन्होंने ओजोनाइट का स्ट्रक्चर नहीं लिखा, हमें भी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको भी लगेगा अच्छा ही, हमें कोई जरूरत नहीं, मतलब का ऐसा नहीं है कि वो पसंद किया जाए। लेकिन हम ये डिटेल शेयर करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन लिखना ऐसे ही है। तो हम इस रिएक्शन की डिटेल बताएंगे, हाउ ओजोनाइट इज फॉर्म एंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट ब्रेक इटसेल्फ इनटू इथेन आयन। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करेंगे, यहाँ से इसे कंटिन्यू किया जाएगा अगली दफा।